हमारा नेक्स्ट MCQs है द नल मैट्रिक्स इज, और फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है रो मैट्रिक्स और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक नल मैट्रिक्स जो होता है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, लेकिन नल मैट्रिक्स जो हैं वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसमें अगर सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल ए, और हमारी फर्स्ट ऑप्शन है A इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू A। हमारी सेकंड ऑप्शन है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। हमारी थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, और हमारी लास्ट ऑप्शन है A प्लस बी इंटू कैपिटल A इक्वल टू A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल A, वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b आर स्केलर्स। तो यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और हमें पता है कि इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी है कि ए मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स लेके दोबारा उसका इन्वर्स दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसलिए ए इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल टू ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ट्रू है। सेकंड ऑप्शन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये भी ए के इक्वल होता है इन जनरल, चूँकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये इसके लिए ट्रू है। हमारी जो ऑप्शन सी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये माइंड में रखना है कि हमारे पास रिलेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का जो रिलेशन है मैट्रिक्स ए के साथ वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन डी जो है ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स है जो कि हमेशा ट्रू होती है। इसलिए हमारी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, और हमारी ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड वन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड वन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लास्ट वन ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, हम पहले डिफाइन भी कर चुके हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद होती है, और इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल से हट के सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो ये मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट MCQs है इफ़ -300 2 3 0 1 7 x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है -1/3, थर्ड ऑप्शन है -9 और लास्ट ऑप्शन है
1/3। यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट गिवन है और उस पे कंडीशन है कि दैट डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स पे गौर करें तो यहाँ पे आपने इसे मैनुअली सॉल्व करना शुरू नहीं करना, बल्कि यहाँ हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इनके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो डिटर्मिनेंट है वो -3 × 3 × x मीन्स -9x के इक्वल है। तो आप -9x इक्वल टू 3 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -3/9 विच इज़ -1/3। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ कैपिटल A is a skew symmetric matrix then फर्स्ट ऑप्शन है A ट्रांसपोज -A इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है A इज इक्वल टू A इन्वर्स और लास्ट ऑप्शन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो हम अगर रिकॉल करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर वो मैट्रिक्स माइनस टाइम्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, मींस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A। तो अगर आप इसी इक्वेशन को देखें, A को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल टू 0 होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द रैंक ऑफ A इक्वल टू 011 000 022 इज़, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है नन। स्टूडेंट्स पहले रिकॉल करें कि एक मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उस मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हम काउंट करते हैं कि इचलन फॉर्म के अंदर जब मैट्रिक्स मौजूद है तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो वो जो नंबर होगा नॉन ज़ीरो रोज़ का वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो यहाँ पे आप अगर इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो ये इचलन फॉर्म में मौजूद नहीं है। इचलन फॉर्म क्या होती है तो मैं उसे यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के अंदर जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, जिस तरह यहाँ पे 1 है जो कि सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है, तो ये फर्स्ट कॉलम में भी हो सकती है। तो ये सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो बाय डेफिनेशन आपने अगर इसे इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने इससे निचली रो में, इससे नीचे और इससे लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी की सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दो एंट्रीज़ तो ज़ीरो मौजूद हैं, लेकिन ये नॉन ज़ीरो एंट्री आपके पास 2 मौजूद है, हमने इसे भी ज़ीरो बनाना होगा। तो हम इसके लिए रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं और रो ऑपरेशंस में हम 2 रोज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास थर्ड रो ऑपरेशन ये है कि हम किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करें तो यहाँ पे ये दोनों एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी और हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसमें फ़र्स्ट रो एज इट इज़ होगी और बाकी दोनों रोज़ 0 0 0 0 0 0 मीन्स 0 रोज़ होंगी। तो इसलिए इचलन फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर जस्ट 1 नॉन ज़ीरो रो होगी, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 0 2 0 1 0 0 0 0 इज़ इन, फर्स्ट ऑप्शन है इचलन फॉर्म, सेकंड ऑप्शन है
रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है इन्वर्टिबल फॉर्म और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ इस मैट्रिक्स पे आप अगर गौर करें तो ये मैट्रिक्स जो अभी मैंने इचलन फॉर्म डिस्कस की थी ये उसमें मौजूद है। इसके बाद यहाँ साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म क्या होती है। एक मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म ये होती है कि वो मैट्रिक्स पहले तो इचलन फॉर्म के अंदर मौजूद हो, उसके बाद जिस जिस कॉलम के अंदर नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री मौजूद होगी वो 1 होनी चाहिए और उस कॉलम के अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद ना हो उस 1 के अलावा। तो यहाँ पे आप देखें कि फ़र्स्ट कॉलम में सारी एंट्री ज़ीरो हैं, सेकंड कॉलम के अंदर ये 1 लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री है जो सेकंड रो में मौजूद है। इससे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे भी ज़ीरो है और इससे नीचे भी ज़ीरो है। तो जब आप इस 1 से नीचे नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पे लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो थर्ड कॉलम के अंदर 2 मौजूद है ये रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म की कंडीशन को वायलेट नहीं करता, इसलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म में मौजूद है। डी यहाँ पे अब बी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा MCQs है अ मैट्रिक्स कैपिटल A इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन इफ फर्स्ट ऑप्शन है A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल A, सेकंड ऑप्शन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल A, थर्ड ऑप्शन है A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A और लास्ट ऑप्शन है A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A। तो यहाँ स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस जब भी आप कंसिडर करते हैं तो आपके मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद होते हैं, तो आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम पहले तो देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। एक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें, मींस उसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज फिर लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए। इसका मतलब ये है कि हर्मिशियन मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की फिर डेफिनेशन ये हुई कि A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे A ऑप्शन जो है वो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसलिए वो यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। B ऑप्शन देखें तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि आप एंट्रीज का कॉन्जुगेट लें, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A। इसका मतलब ये है कि C हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू, और फर्स्ट ऑप्शन है 5/3, सेकंड ऑप्शन है -5/3, थर्ड ऑप्शन है -3/5 और लास्ट ऑप्शन है 3/5। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स का आपस में जो रिलेशन है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1/A। तो अगर आपको A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता हो तो आप A इनवर्स का डिटर्मिनेंट विदाउट कंप्यूटिंग के A इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या होगा, वो होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A को कंप्यूट करूँ तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 5/3 जो कि किसकी इक्वल है 3/5। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़, और फर्स्ट ऑप्शन है
यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। और लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हो, चाहे उसमें n अननोन्स हों, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट उस वक्त कहलाता है जब उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मींस एक ही सॉल्यूशन हो, या फिर उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। और वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा अगर उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। इसलिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है।